ये प्रश्न संख्या 5 का खंड क है। व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यतिकरण की परिभाषा क्या होती है। तो जो व्यतिकरण होता है वो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात उनका संयुक्त प्रभाव व्यतिकरण प्रभाव कहलाता है। और व्यतिकरण प्रभाव जो है दो प्रकार का होता है। तो पहले इसको हम एक इमेज के माध्यम से देखेंगे कि व्यतिकरण किस प्रकार होता है। तो ये जो है एक इमेज है और यहाँ पर ये एक लाइट सोर्स है और इससे जो है प्रकाश के जो तरंगाग्र हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक स्लिट लगाई है जिसमें दो पास पास छोटे छोटे छिद्र किए गए हैं। ये दोनों ही छिद्र जो हैं एक सोर्स की भांति व्यवहार करते हैं और इनसे यहाँ दूसरे नए तरंगाग्र आगे बढ़ते हैं जो कि समान फ्रीक्वेंसी के होते हैं और समान आयाम के होते हैं लगभग। तो इस तरह से जब ये एक दूसरे को अध्यारोपित या ओवरलैप्ड करते हैं तो कुछ इस तरह से एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस तरह जहाँ ये समान कला में एक साथ उठे हुए जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ एक मैक्सिमम या एक जो है हमें चमकीली जो है फ्रिंज प्राप्त हो जाती है, या ये कहिए कि ये जो है यहाँ एक चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। और जैसे ही ये जो है यहाँ इसके जो दबे हुए भाग हैं समान कला में जब वो मिलते हैं तो यहाँ एक डार्क जो है लाइट मिलती है हमको। और इसी तरह से ये डार्क और लाइट डार्क और ऐसे करके ब्राइट जो है चमकीली मिलती चली जाती हैं। और ये जो घटना है यही घटना व्यतिकरण कहलाती है। और अब देख लेते हैं व्यतिकरण के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है समपोषी व्यतिकरण। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें लगभग समान आयाम के साथ एक ही कला में अध्यारोपित होती हैं तो समपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का जो आयाम है वह जुड़कर अधिक हो जाता है। और दूसरा ये है कि जो समपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है फाई, उसका मान एक जो है पाई का हमेशा समगुणज होना चाहिए। यानी इसका मान या तो 2 पाई होता है या 0 होता है या 4 पाई होता है या 6 पाई। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये हमेशा 2n पाई की फॉर्म में होता है जहाँ n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 डॉट 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 n तक हो सकती है। और इसे यदि हम इमेज से समझें तो ये जो है यहाँ एक मान लीजिए ये पहली तरंग है y1 और एक ये दूसरी तरंग है y2। ये दोनों तरंगें जब आपस में समान कला में एक साथ आगे बढ़ती हैं तो इनका जो संयुक्त प्रभाव है वो कुछ इस प्रकार जो है दोनों का एक साथ बढ़ जाता है और जुड़कर अधिक हो जाता है। तो ये जो नई तरंग मिलती है हमें, ये इन दोनों का संयुक्त प्रभाव होता है। तो ये जो है एक समपोषी व्यतिकरण का जो है चित्र है। विनाशी व्यतिकरण। जब लगभग दो समान आयाम तथा समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो विनाशी व्यतिकरण की घटना होती है। पहली बात यह है इसमें कि विनाशी व्यतिकरण में
जो परिणामी तरंग का आयाम है वो घट जाता है। और दूसरा ये है कि विनाशी व्यतिकरण में जो कलांतर का मान है वो पाई का विषम गुणज होगा। जैसे जो वैल्यू है कलांतर की वो होगी या तो पाई होगी या 3 पाई होगी या 5 पाई होगी। और इस तरह से ये 2n+1 इंटू पाई होता है, जहाँ n की जो वैल्यू है वो 1, 0, 1, 2, 3 ... कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। और इसका भी चित्र समझ लेते हैं। ये जो है यहाँ y1 तरंग है और ये यहाँ दूसरी y2 तरंग है। तो ये जो है विपरीत कला में अध्यारोपित हुई हैं। जब ये वाली तरंग ऊपर उठी है तो ये वाली जो तरंग है ये नीचे की ओर डाउन हुई है, और जब ये नीचे गई है तो ये वाली ऊपर गई है उसी समय पर। तो इनका जो मिला जुला संयुक्त प्रभाव है वो बहुत कम हो गया, एक दूसरे को ये कैंसिल करके लगभग सीधी लाइन हुई है, और इसीलिए इसको विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। तो ये जो इसका रिजल्ट है ये y बराबर y1 प्लस y2 होगा। ये प्रश्न संख्या 5 का ख पार्ट है। ऑक्सीजन 816 है, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 हैं और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 16 हैं। का परमाणु द्रव्यमान जो है 16.0000 AMU है। इसकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है AMU में, तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है, और एक AMU में कितनी एनर्जी होती है ये भी दिया गया है। तो एक आसान न्यूमेरिकल है ये। हम जानते हैं कि यहाँ प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए हमें द्रव्यमान क्षति ज्ञात करनी होगी। तो उसके लिए पहले हम निकालते हैं कि ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं ये यहाँ कितना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर 8 है, और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो यहाँ पर 16-8 यानी 8 होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ न्यूक्लियन होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योगफल होता है। तो अब यदि मैं इसका द्रव्यमान निकालूं, न्यूट्रॉन प्लस द्रव्यमान, तो ये बराबर होगा 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो 8 इंटू जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो यहाँ दिया गया है 1.007593 प्लस 8 इंटू जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो यहाँ दिया गया है 1.008982। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये मिलेगा 8.060744 प्लस, अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 8.071856, और इन दोनों का करते हैं योगफल तो ये हो जाएगा 16.1326 AMU। ये हुआ यहाँ पर मास जो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का। तो जो मास डिफेक्ट है यानी जो द्रव्यमान क्षति है, द्रव्यमान क्षति वो बराबर होती है, यहाँ डेल्टा M लिख लेता हूँ उसको,
जो मास जो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो भी मास आया है माइनस जो एक्चुअल मास है, जो कि यहाँ दिया है 16.000 AMU, और इसे जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ जो मास डिफेक्ट मिलेगा वो मिलने वाला है हमको 0.1326 AMU। अब ये AMU में हमारा मास डिफेक्ट आया है और हमें निकालनी है यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो बराबर होती है डेल्टा एम, यदि AMU में दिया हो, और वैसे यहाँ दिया है कि एक AMU जो है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होगा 0.1326 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये मिलेगा 123.4246 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमसे जो प्रश्न में पूछा गया है तो वो पूछा गया है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और ये जो हमने ज्ञात किया है, ये हमने ज्ञात किया है जो है टोटल बाइंडिंग एनर्जी। ये कैसी बाइंडिंग एनर्जी है? टोटल बाइंडिंग एनर्जी। और यहाँ नंबर ऑफ जो न्यूक्लियन हैं वो यहाँ 16 हैं, और हमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है वो टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो होती है उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन का डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 123.4246 बटे 16, और जब इसका इसमें भाग दिया जाएगा तो 7.714 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, जो कि हमसे पूछा गया था। ये प्रश्न संख्या 5 का ग पार्ट है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब पहली कंडीशन ये है कि चालकों में धारा की दिशा समान है, और दूसरी कंडीशन ये है कि चालकों में धारा की दिशा विपरीत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट की, जब चालकों में जो है धारा की दिशा समान हो। तो इसके लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक धारावाही तार है और ये यहाँ एक दूसरा धारावाही तार है, और इस तार में जो धारा बह रही है उसका मान है I1, और इस तार में भी समान दिशा में जो धारा बह रही है उसका मान है I2। ये जो तार है इसको मैं नाम देता हूँ PQ, और जो दूसरा तार है मैं इसको नाम दे रहा हूँ RS। और यहाँ एक छोटा सा कोई अल्पांश लेता हूँ मैं PQ पर DL, और इधर भी एक अल्पांश लेता हूँ मैं DL। और आइए अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तार PQ के कारण RS के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र, और इस तार में जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा,
और मान लेते हैं कि वो वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 है, जिसकी दिशा होगी यहाँ अंदर की ओर। तो ये जो B1 है, इस B1 की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू आई, और आई के लिए यहाँ I1 लेंगे अपॉन 2 पाई, और यहाँ इन दोनों के जो बीच की दूरी है, अगर वो बीच की दूरी r हो तो इसकी यहाँ से दूरी r हो जाएगी, तो ये 2 पाई r हो जाएगा। और यहाँ दिशा की बात करें तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी अंदर की ओर। अब हम चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण तार पर या तार RS पर, तार RS के अल्पांश पर या अल्पांश DL पर लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल। तो ये जो चुंबकीय बल होगा, हम जानते हैं कि जब यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धारावाही तार रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। तो वो जो बल लगेगा वो बल होगा D, क्योंकि ये अल्पांश है इसलिए बल छोटा लेते हैं, DF21। ये यहाँ दूसरे पे लगा है पहले के कारण, और मैं इसको वेक्टर में लिख लेता हूँ। ये फॉर्मूला होता है उसी हिसाब से I इंटू DL इंटू बी होता है, लेकिन I यहाँ पर इस तार में धारा I2 है, और यहाँ हो जाएगा ये DL वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर। और इसकी जो दिशा होगी, इसकी दिशा हम आगे देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि ये क्रॉस है, तो इसलिए जो जो DL है ये लंब होता है यहाँ B पर। तो इसका मान यदि हम केवल इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो DF21 बराबर हो जाएगा I2, और जैसा कि आपको पता है कि A क्रॉस B जो है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर होता है AB साइन थीटा, और यदि थीटा 90 हो तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो केवल ये AB रह जाता है, और यहाँ ये परपेंडिकुलर है यानी 90 है, तो इसलिए इसका मान केवल DL इंटू B1 रह जाएगा। और अब हम क्या करते हैं कि DF21 बराबर I2, और B1 की वैल्यू यहाँ से लगा लेते हैं म्यू I1 अपॉन 2 पाई r, और ये जो है यहाँ पर DL। तो ये जो है आगे इस प्रकार लिखा जा सकता है DF21 अपॉन, मैं इस DL को इधर ला रहा हूँ, अपॉन DL इक्वल टू म्यू I1 I2 अपॉन 2 पाई r। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, यदि हम इसकी डायरेक्शन निकालें तो ये जो डायरेक्शन आपको मिलेगी ये मिलेगी कुछ इस डायरेक्शन में। इस पे जो बल ये लगा है F21, इसकी डायरेक्शन कुछ इस दिशा में होगी, या हम इसको लिख सकते हैं PQ की तरफ। तो ये जो है DF अपॉन DL है, ये कहलाएगा एकांक लंबाई पर बल, एकांक लंबाई पर बल, क्योंकि यहाँ हमने DL का भाग दे दिया है। अब इसी प्रकार हम जो है तार
आर एस के कारण ये जो तार आर एस है इसके कारण ये जो पी क्यू है इसके आसपास पी क्यू के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जिसको हम नाम दे रहे हैं B2 और इसकी यहाँ वैल्यू होगी म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर और इसकी यहाँ जो दिशा होगी वो दिशा होगी बाहर की ओर। तो ये जो दिशा होगी इसकी दिशा यहाँ बाहर की ओर होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण, क्योंकि जो तार ये PQ है अब B2 चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और इससे होकर I1 धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम जानते हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही तार रखा होता है तो उस पर एक फोर्स लगती है। तो B2 के कारण तार PQ पर बल, और इस बल को मैं लिखूंगा DF12 और ये जो है बराबर हो जाएगा I1 धारा है इस बार और अंदर जो है DL वेक्टर क्रॉस अब यहाँ B2 वेक्टर आएगा और पहले की तरह जो DL जो है लंब होगा यहाँ B2 पर और इसकी दिशा जो है वो भी इस दिशा में होगी जब हम इसे ज्ञात करेंगे। ये 1 2 है। तो ये यदि इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो 1 2 ये हो जाएगा I1 DL और B2। तो D इंटू F2 बराबर I1 और B2 की वैल्यू यहाँ से लगा लेते हैं म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर इंटू DL और इस DL को ले जाते हैं इधर तो DF2 अपॉन DL म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर और ये जो है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हो गया। और यदि आप दोनों बलों को देखोगे तो ये पाओगे कि ये जो बल है DF12 ये बराबर है DF21 के। ये वाला जो बल है और ये वाला जो बल है और यहाँ इसकी दिशा RS की तरफ होगी। तो दोनों ही बलों के जो मान हैं वो मैग्नीट्यूड बराबर हैं मगर इनकी दिशा जो है अलग अलग है। इसीलिए वेक्टर लगाते समय यहाँ माइनस अवश्य लगाना होता है। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि ये जो है यदि दोनों तारों में धारा समान है तो दोनों तारों की जो दिशा होगी वो बल की जो दिशा होगी वो एक दूसरे को आकर्षित करती हुई होगी। यहाँ दोनों तार जो हैं एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या एक दूसरे की तरफ होगी इनकी दिशा। तो ये हो जाएगा चालकों में धारा की दिशा समान होगी तो जो है इन बलों की प्रकृति कैसी होगी। तो बलों की प्रकृति जो है विपरीत प्रकृति के बल होंगे
और एक दूसरे को तार जो है आकर्षित करेंगे। इसी प्रकार जब तालकों में जो है धारा विपरीत दिशा में हो जाती है, तो ये वाले तार पे जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा और इस तार पे जो बल लगेगा वो इस बाहर की दिशा में लगेगा। तो यहाँ एक दूसरे को ये तार जो हैं प्रतिकर्षित करते हैं। और यदि आप इनकी डेरिवेशन करना चाहो तो ये जो है बिल्कुल सेम डेरिवेशन यहाँ पर होती है। केवल जो बाद में जो आंसर है या जो बल की दिशा है वह केवल बदल जाती हैं।